आपने मुसलमानों के, इंडियन मुसलमानों के मसाइल बयान किए थे फहीम साहब, तो आप इनका कारण क्या समझते हैं? क्या इसमें आप सरकार को जिम्मेदार सिर्फ ठहराते हैं, या हिंदू समाज को, या कि मुसलमानों की अपनी भी कोताहियां देखते हैं इसमें? तो देखिए अफजल साहब, कारण वजह जो है वो काफी इसमें सभी हैं। हुकूमत भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी है, और वो लोग भी हैं जो कम्युनिटी के लीडर हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जब कोई गलत काम होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन का रोल जो है देखा जाता है, वो क्या करता है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रिक्ट है तो फौरन पहले तो अरेस्ट करेगी जो लोग गलत कर रहे हैं। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन वीक है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहती तो वो छोड़ देती है। आपने बात की हिंदुस्तान में बेतरह ऐसे केसेस हैं, बेतरह। 1992 में जब बाबरी मस्जिद को शहीद की गई, पूरी दुनिया, बीबीसी ने भी देखी कौन लोग उसको लीड कर रहे थे। हम चले आगे उसमें बढ़ना चाहते हैं। जिमनी सवाल बीच में आ जाता है कि मैंने खुद उन दिनों आर्टिकल लिखे थे कि उसकी खुदाई कराई जाए, अगर नीचे से मूर्तियां निकलती हैं तो वो हिंदू मंदिर है, अगर मूर्तियां नहीं निकलती तो हिंदुओं को अजीब मारना बात है, नहीं मैं चाहिए। आपके घर में चोरी छुपे जो है एक छुरी को रख दूं छुपा करके, खुदवाऊं, और छुरी निकल गया, अब लो भाई अफजल साहब जो है वो तो क्रिमिनल है। नहीं, वो ये क्या बात बेतहाशा होता है? नीचे से निकली थी, पुरानी कदीमी निकली थी। आपको पता है, आप अगर विश्व हिंदू परिषद के वेबसाइट पे जाइए तो दो सबसे ज्यादा इन्होंने मसाजिद को टारगेट बना रखा है, जहां बोलते हैं कि अंदर में चीजें हैं। तो इनके पास अच्छा। कौन सा दूरबीन है? अच्छा फहीम साहब, इतना बताएं कि क्या मजहब की बुनियाद पे नेशन बनाना गलत नहीं है आज के जमाने में? ये मजहब तो बंदे और ये खुदा का मामला है, बंदे और खुदा के बीच होना चाहिए। ये सवाल तो इसराइल पर भी जाता है। इसराइल को मजहब की बुनियाद पर इसराइल बनाया गया। इसराइल की अगर मिसाल बिल्कुल अनोखी है, वो तो कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि नहीं नहीं मैंने नहीं बनी नहीं नहीं, इसराइल के नाम कर दिए है। अब आप अब इस तरह बातें नहीं कर रहे हैं। सवाल आपका जो है उस पर रहे हैं। जी जी। इसराइल अनोखी नहीं है और पाकिस्तान अनोखा नहीं है। जब आप बात करें इंसानियत की तो इक्वल इसमें बात करें। मजहब के नाम इसराइल पे जो है, कौमियत तश्कील देना, क्या ये आज 21वीं सदी में क्या आपको नहीं मुनासिब दिखता है? भाई देखिए, मजबूरी यह है कि हम और आप जो सोचते हैं वो मास नहीं सोचती, तो हम क्या करें। मास कहती है भाई हम, आप हमारा एजुकेट मजहब करें, आप हमें पढ़े लिखे दानश्वर हैं माशाल्लाह, इतने बड़े दानश्वर नहीं हैं, कर तो आप सकते हैं अपने ना। अवाम को एजुकेट करें। नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते हैं कि हमारी तालीम को तोड़ मोड़ के लोग जो पेश करते हैं। अच्छा फहीम साहब देखें, हमें मेरा ख्याल है तअस्सुफ से निकल जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जिन्होंने अब देखें, ये हमारी तरफ महमूद गजनवी था, उसने हिंदुस्तान पे 17 हमले किए, लूट मार के ले जाता था। अब्दाली था, यही काम करता था। जो लोग अग्रेसिव थे, जिन्होंने हमले किए, हमें उनको कहना चाहिए वो डकैत थे या दहशतगर्द थे। हम क्यों इसमें हिजाब रखें कि उसके केवल सिर्फ मुसलमानी को देख के कहें चूंकि जी ये तो। हमें इन तंगनाओं से निकल जाना चाहिए, हमें तो चाहिए कि इंसाफ की बात करें। चाहे वो मेरे अपने कबीले के खिलाफ जाती हो, मेरे अपने फिरके के खिलाफ जाती हो, मैं सच्चाई बोलूं। जब आप अदारे को खुद मुख्तार बनाएंगे, उस पर नजर रखेंगे, गलत काम नहीं हो, तब वो अदारा जो है काम करेगा, इंसाफ दिलाएगा। यहाँ तो अदारों को आप जो है मुट्ठी में भर के रखे हुए हैं, उनको काम करने नहीं देते हैं। जजेस तक को आपने कह रखा कि ये फैसला दो। ये पूरे बर सगीर का यही हाल है, बल्कि मगरबी ममालिक में भी शुरू हो गया है ये बाबा जो है। ये जो पावर हंगर है, जिसका मिस यूज हो रहा है, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ। ये आपके जो पार वाले हैं, क्या आपको खुशी नहीं होती कि आपका इंडिया जो है इस वक्त ग्रोथ करते हुए दुनिया की 5वीं बड़ी ताकत बन गया है मुआशी, जबकि पाकिस्तान जो हम हमारे ऊपर पूरी दुनिया में बकारी का और अरे भीख भाई, मांगने वाले का इंडिया इल्जाम। की माशी हालत इसलिए इस तरह हुई है कि जब आप आबादी बढ़ा लिए हैं, आप 1 रुपए का मोबाइल बेचिएगा 80 करोड़ आबादी को, तो आपको क्या, कैसे नहीं पैसा आएगा। खरीदने वाला तो आदमी होना चाहिए ना भाई। आप मुआशी हालत कैसे बनाते हैं? मगरबी ममालिक में आबादी नहीं है, लेकिन इन्होंने मोनोपोली बना करके मुआशी को मजबूत बनाया हुआ है। इंडिया पाकिस्तान, पाकिस्तान में, इंडिया में क्या है कि उन्होंने आबादी बढ़ा दी है। अब वो कहते हैं भाई हम 80 करोड़ को 10-10 रुपए का सामान बेचेंगे, मिसाल दे रहा हूँ। जी जी। तो जब 80 करोड़ जब 10 रुपए का सामान लेगी तो ऑटोमेटिक तो उनका तो इकोनॉमी और बूम कर रहा है। नहीं, सारी चीजें देखें, अब देखें हमारे यहाँ प्याज आलू की कीमत है यहाँ 300 रुपए तक, 200 रुपए तक पहुंची हुई। और वहां उन्हीं दिनों में मेरे दोस्तों से पूछा तो अमृतसर में वो 30 रुपए में था। तो बात यह कि इतना डाउन और इतना बेहतर, आपको तो इस पे भाई फख्र होना बात चाहिए। ये अफजाल साहब यही आती है ना कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन अगर सही नहीं है,
अगर हमारे मिसाल, मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ, इससे इंडिया पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। इंडिया में टमाटर इतने महंगे बिक रहे हैं कि पाकिस्तान में नहीं बिक रहे हैं, तो उसको क्या बोलिएगा। नहीं, मैं तो मजमूई चले दो चीजें चीजें मैं नहीं कर रहा, मैं मजमूई बात कर रहा हूँ कि कोई भी चीज है, महंगाई जो हमारे यहाँ है उसके बिलमुकाबल आपके यहाँ वो सूरत एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। कमजोर है ना सर। एडमिनिस्ट देखिए, एक प्रोडक्ट जब आती है तो वहाँ की जो, आप भी तो ऑफिसर, आपको पता होगा, ये तो नजर रखना ना। आपके पास शिकायत आती है कि फलाने दुकान में दाल जो है 50 रुपए ज्यादा बिक रहा है, आपके पास इंस्पेक्टर है, वो जाए, जाकर के चेक करें, उनको फाइन करें, मजा लेके वो दोबारा करेगा। नहीं जी, गवर्नमेंट खुद इतनी अब देखें पेट्रोल अभी, ये शबाज शरीफ गया है, खुदा ने किया जान छूटी है उससे, वो 20 रुपए उसने बढ़ा दी अभी। अभी अखबारों में आज पढ़ रहा था मैं, दो फिर 20 रुपए बढ़ाने लगे हैं। हमारी कीमतें तो आसमान पे पहुंच गई है, पोखनांग इतनी ज्यादा है। देखिए इंडिया के लोग कश्ती में नहीं देखिए डूब देखिए, रहे, हमारे लोग डूब रहे हैं। प्राइसेस, आपके कश्मीर प्राइसेस, इंडियन कश्मीर के लोग नहीं डूब रहे, हमारे कश्मीर के लोग यूनान के पास कश्ती में अफजाल डूब साहब, गए। प्राइसेस इसलिए बढ़े हैं ना कि आपके मनी वैल्यूएशन कम होती है। जब मनी वैल्यू कम होती है तो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ाना पड़ता है। भाई आप जो, मान लीजिए कि आप 10 रुपए में 1 लीटर तेल बेच रहे हैं, मिसाल दे रहा हूँ, अब वो इंटरनेशनल मार्केट में आपका मनी वैल्यू 5 रुपए हो गए, तो वो 15 बेचेगा। 15 में बेचेगा तब तो उसको जो खरीद रहा है वो मैनेज हो, लेकिन सही कह रहे हैं, हमारा रुपया इतना गिर गया है कि बांग्लादेश नेपाल की करेंसी हमसे ऊपर है, इंडिया की करेंसी तो बहुत बेहतर है। मैं यकीन जाने, मैं आपको सच अगर बोलूं तो मैं कहूं काश आप जो है ना लाहौर में पैदा हुए होते और मैं कलकत्ता पैदा हुआ होता। मैं तो इंडिया को एक ऐसी एक नहीं चमकती नहीं, हुई दिलचाई नजरों से देखता हूँ कि काश इंडियन हम में होता। इतने हालात आपके कहाँ बहुत बेहतरी हुई आपकी, रुपया मुस्तहकम है आपके, पूरी नहीं दुनिया देखिए, में इज्जत। हम कहीं कुछ अब बाहर जाते हैं तो लोग पूछते हैं इंडियन हो, तो मैं हम अब अब क्या जवाब दूं मैं आगे से। अफजाल साहब, ये यहाँ भी थोड़ी सी गलत फहमी है। अभी भी हिंदुस्तान में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली नहीं हुआ है। पैसे आए हैं, उन लोगों के पास आए हैं जो ऑलरेडी सरकार की नजर में अच्छे हैं। आम आदमी में जो प्रॉब्लम है वो अभी भी है, इनसिक्योरिटी बहुत है, जॉब नहीं है, बेरोजगारी है, माली हालात ठीक नहीं है। आप गाड़ी बेच रहे हैं, हर आदमी ख्वाहिश होती है, लोन पे नहीं कर पा रहा है। तो ये ये चीजें पाकिस्तान में नहीं है, हिंदुस्तान में भी है। लेकिन चूंकि देखिए होता क्या है कि ओवरऑल वो बताते हैं इंडियन इकोनॉमी ग्रोइंग, ग्रो तो कर रहा है, लेकिन वो ग्रो किसके जेब में जा रहा है? वो अफजाल रेहान के जेब में जा रहा है, वो एक दो चार लोगों के जेब में जा रहा है। आमतौर पर जो ग्रो है ना, वो उन्होंने मिडिल क्लास को परेशान करके रखा हुआ है, वर्किंग क्लास की तो कोई हैसियत ही नहीं है। तो ये मसला है वहाँ। अच्छा आपके देखें जो मामलात मैंने मजमूई नोट किए हैं कि मैं इंडियन मुसलमानों को बिल्कुल गैर नहीं समझता, अपना समझता हूँ, लेकिन मुझे वो है कि तो अच्छी बात है। वो घुल मिल के अपने बाकी हिंदू भाई आपको बड़े अच्छे लोग, मैंने जितनी वुसअत हिंदू के सीने में देखी, जो फराख दिली किसी में नहीं देखी। वो आपको तो चाहिए उनके साथ घुल मिल के एक नेशन बने, खुदा बंदे आपको का मजहब हैरानी अपनी। होगी कि हिंदुस्तान में हजारों साल से हिंदू मुसलमान एक साथ रह रहे आ रहे हैं, आपको हैरानी होगी। जी जी मसला वो नहीं है, जी। मसला वो है जो अभी हालिया दौर में जो माहौल कायम कर दिया गया है कि तुम हिंदू हो, मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ, तुम, ये जो शुरू हो गया है ना, ये गलत हो रहा है। नहीं, इसकी वजह से इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये तो भाइयों की आप तरह और ऐसे मैं हों। समझ रहा हूँ ना, ये और आप और मैं समझ रहा हूँ ना। लेकिन बहाल मुझे आपका वजीर आजम की बातें सुनता हूँ मैं तो बड़ा खुश होता हूँ। वजीर आजम मोदी नहीं, जब बोलते देखिए हैं वजीर आजम की तो बात से बड़ी आप अच्छी खुश बातें हैं कर वो रहे एक होते हैं, चीज, मीठी बातें लगती हैं उनकी, हमें लेकिन बड़ी वजीर लगती हैं। आजम की बात से आम आदमी कितना खुश है ये भी देखना चाहिए। सिर्फ आपके खुश होने से तो मामला नहीं चलेगा ना। नहीं, आम आदमी को मुझे बताया ना, मोदी सरकार से या मोदी साहब से आम आदमी को क्या क्या तकलीफ हुई? मुझे तो लगता है कि उसने इंडिया की शान बढ़ाई है, आन बढ़ाई है, और इंडियन को वकार दिया है, इज्जत दी है, उनकी मुआशी हालत बेहतर की है। आपकी इतला के लिए, आज से हजारों साल पहले भी इंडिया की वही शान थी, मुगलों से पहले भी इंडिया की वही शान थी। आप किसकी बात कर रहे हैं भाई? लेकिन मोदी ने तो इसका बेड़ा गर्क कर दिया। ये मोदी देखे ने, ना, इस मसले पे मैं आपसे सुनिए, उलझना चाहता मोदी हूं ने कि क्या किया मोदी है? ने इज्जत दी मोदी है। ने, जो हिंदुस्तान जिसमें तमाम मजाहिब के लोग, तमाम जुबान के लोग, उसको उन्होंने ऐसा जहर डाल दिया है। कैसे डाला है
आप उनकी पार्टी के लोगों की स्पीच सुने भाई। वो मैं कहते हैं कि इनको मारो, उनको प्रिंस साहब काटो, माफ उनको। कीजिएगा, मैंने एक स्पीच सुनी, मोदी साहब तकरीर कर रहे थे, अजान की आवाज आई, मोदी साहब वहीं रुक गए जहां फिकरा मोदी जुबान साहब में नहीं, था। वहाँ हमारे यहाँ वहाँ बच्चे नहीं करते, नहीं, मोदी बुरहान साहब खान नहीं, कोई परवाह वहाँ नहीं करता वहाँ इस बातों की। एहतरामन होता है। ये मोदी साहब की कोई बात नहीं है, समझे नहीं ना। ये देखें, एहतराम है ना, एहतराम उसने किया, उसने उसने रिगार्ड की, और वो मिलता है जब इतना मोहब्बत से मिल रहा होता है। मैं तो उसको जब भी देखता हूँ तो मुझे तो उसमें कोई ऐसा नहीं इम्तियाजी सलूक आता कि वो हिंदू को खुश होकर मिलता है, मुस्लिम को ना खुश होकर मिलता है, मुसलमानों नहीं, को। मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ। अच्छा खैर, अच्छा चलें, इसको छोड़ देते हैं। अभी मुझे ये बताएं आप, ये 370 का क्या इशू है, आप उस पर क्या विचार रखते हैं? नहीं, देखिए, 370 आर्टिकल जो बनाई गई, वो इसलिए बनाई गई कि कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है इंडिया का, वो सब जानते हैं। और इससे सेंसिटिव है कि वहाँ मेजोरिटी जो आबादी है वो मुसलमान एक कौम की। 370 में वहाँ के लोगों को ये बताया गया कि आप हिंदुस्तान में हैं, लेकिन आपकी जो राइट्स है वो आम हिंदुस्तानियों से अलग है। चलिए, ये कहते हैं कि हमने इनको क्या साबित करना चाह रहे हैं। 370 से आपको प्रॉब्लम क्या थी? जी। अगर मैं आर्टिकल 370 जब है वो प्रोटेक्ट कर रही है उनकी राइट्स को, तो आप उसको हटा के कैसे बोल रहे हैं कि नहीं, हमने। प्रॉब्लम तो है फहीम साहब, मैं अर्ज करूं प्रॉब्लम, मैं यहाँ बैठे मैंने स्टडी किया उसको, उसकी वजह से आप बिलीव रखें कि इंडिया में आतंकवाद, ये टेररिज्म बढ़ा था, और ये एक अलहदा पार्ट लटकता हुआ। अफजाल अब साहब मुझे एक मिनट मुझे बात कर लेने दें। वो लटकता हुआ बिल्कुल जख्मी। बायस बातें कर रहे हैं, आप बिल्कुल बायस बातें अच्छा करते हैं। मैं कैसे बात, अच्छा उसकी वजह से आप, अच्छा एक बात मुझे बताएं, इंडियन मुसलमान वहां जितने भी हैं, क्या आपको खुशी नहीं है कि एक मेजॉरिटी खिता आपके मुल्क का हिस्सा है? ये आपको तो फख्र होना चाहिए कि हमारे यही तो उनका कंट्री आंख में में खटक रही है। एक यही मेजॉरिटी तो उनके खिता आंख में हमारा खटक हिस्सा रही है। है। यही तो उनके आंख में खटक रही है आपको भी तो कि इस पर फख्र करना चाहिए, इंडियन मुसलमानों को फख्र करना चाहिए, उनको इस पर बल्कि ज्यादा जिद करनी चाहिए कि बिल्कुल 370 हटाओ, हमारा वो अंग है, वो हमारा पार्ट है, हमें उससे ढारस मिलती है, हमें खुशी मिलती है वो हमारे साथ हो तो। नहीं, नहीं, बिल्कुल आप आपका मुताला बिल्कुल महदूद है। और आप एक मैं सारी खास जिंदगी मुताले ही ग्रुप किया, मैंने को और क्या फॉलो किया? करते हैं। आपकी बातों से लगता है कि नहीं। देखिए, आप जिस तरह आसानी से कह रहे हैं ऐसे नहीं होता है। देखिए उसकी ये वजह इस से तरह। कश्मीरियों को कितना फायदा है, मुझे कई दोस्त हैं जो बने, जो वाकफियत है बम्बे में, जिनको अच्छी जॉब मिली है, कश्मीरियों को वो दिल्ली में पढ़ रहे हैं, मतलब पूरे मुल्क में वो मौजें कर रहे हैं। हमारे कश्मीर की हालत देखें, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है और आपके कश्मीर की क्या हालत है। तरक्की हुई है, सड़कें नहीं, बनी वो हैं, अलग चीज है। देखिए, वो हमारे तो आप खाक उड़ रही है, मुआवजा कर रहे हैं। तो यहाँ उन्होंने मुआवजे पर। क्या लेना है बेचारों ने? नहीं, देखिए, मैं मुआवजा तो नहीं करूंगा कि क्या है, लेकिन मैं समझता हूँ आर्टिकल 370 हटाना जो है क्यों जरूरी है, मुझे समझ में नहीं आता। मुझे नहीं लगता वो जरूरी है हटाना। नहीं, आपके आपकी सिक्योरिटी सलामती के लिए, इंडिया की एकता के लिए, मेरा ख्याल में तो वो देखा जाए तो वो शुरू तौर सिक्योरिटी, बेहतर है वो। आपको पता है, सिक्योरिटी सलामती आर्टिकल 370 से कोई लेना देना नहीं। आर्टिकल 370 आप कितना जानते हैं? चलिए अच्छा, तकाबली जायजा इसको छोड़ देता हूँ, तो आप तकाबल मुझे करें महात्मा गांधी का, जिन्ना साहब से तकाबल जरा करके बताएं मुझे, दोनों नेता जो हैं इनके बारे में। देखिए, मेरे लिए गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों ही अपनी अपनी जगह पर अहम लीडर गुजरे हैं। और दोनों में एक चीज जो मुख्तलिफ ये थी कि गांधी जी को ओहदे से कोई मोहब्बत नहीं थी। वो कभी ओहदे और कभी किसी इसके जो कि आज के हिंदुस्तान पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। एक मामूली उर्दू प्रोफेसर बनता है कोई, तो वो बात नहीं करता है, वो कुर्सी पे बैठा रहता है। और उसकी जुबान इतनी खराब होती है कि हमें हमें हमारा सर झुक जाता है। तो ओहदा जो है गांधी जी को पसंद नहीं था। गांधी जी में एक बात थी कि वो इंसानियत को बहुत फरोग देते थे। इंसानी नुक्ते निगार से हर किसी को देखते थे और जानते थे। यही वजह थी कि वो, जो मैंने मुताला किया, कि वो हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से खुश नहीं थे। और उनको मारा भी इसीलिए गया यार कि वो कहते थे कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए, जिसकी वजह से नाथूराम गॉडसे ने उनको मार दिया। अच्छा, जिन्ना नथुराम चाहता था बनना चाहिए? नहीं, नाथूराम गॉडसे एक खास पार्टी का नुमाइंदा था जिसको राष्ट्रीय सेवक संघ कहते हैं, आरएसएस।
जो जी कि इंतहा पसंद तंजीम है, जो भाला छुरी और वगैरह वगैरह लेकर के लोगों को परेड कराती है और लोगों को उकसाती है कि खास कौम के खिलाफ जहर हुआ। ये सब जानते हैं। उसका उसने इसलिए मारा कि गांधी जी ने कहा कि मैं पाकिस्तान जा करके कुछ दिन रहना चाहता हूँ। ये मैंने पढ़ी है कहीं। उसके बाद से उनको मार दिया गया, चूंकि वो नाराजगी जाहिर की गांधी जी ने कि हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं बनने चाहिए, एक ही नेशन रहनी चाहिए। लेकिन जिन्ना साहब की जब बात की है, जिन्ना साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो पाकिस्तान बनने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि पाकिस्तान में कोई लीडर नहीं था उस वक्त जो लीड करता। जिन्ना साहब बहुत बड़े फिगर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में, फिर वो कांग्रेस छोड़े क्योंकि उनके इख्तलाफात हो गए नेहरू से। और उन्होंने अपने दौर पर जो पाकिस्तान को लीड किया वो भी गलत नहीं किया, वो वक्त की जरूरत थी, उन्होंने किया। अब उसके बाद दुनिया भर की बातें होती हैं, वो गलत थे, ये गलत थे, वो चलता नहीं, रहेगा। लेकिन वो आपकी हमेशा। बात से सवाल उभर रहा है। सवाल यह है कि देखें, जहां दंगा हुआ गांधी वहां पहुंचता रहा। बंगाल की मिसाल आपके सामने है, कलकत्ता नवाखली की। लेकिन मुझे दुख होता है, जिन्ना ने इधर भी दंगे हुए, इधर भी हिंदुओं को चुन चुन के मारे जाते जाते थे। जिन्ना साहब एक वाकया मुझे नहीं मिला कहीं जिन्ना पहुंचा हो। क्यों उसको? यही वजह थी ना, यही वजह थी कि गांधी जी को मार दिया गया, क्योंकि उनको लगता था गांधी जो है मुसलमानों का हिमायती है। नहीं, यही वजह थी एक मुसलमानों की। मिनॉरिटी के लिए अगर उसके सीने में आप दर्द था हमारी तो। बात तो सुन लें। जी, आप हमारी इस बात सुन लें तो जवाब मिल फरमाएं जाएगा, आप बात फरमाएं सुन लें। फरमाएं आप। मैं कह रहा हूँ कि गांधी को इसीलिए मारा गया क्योंकि गांधी पर इल्जाम था कि वो मुसलमानों का हिमायती है। जहाँ ये सब होता जाता है। नाथूराम गॉडसे का मारने का वजह आपको क्या लगता है, क्या क्यों मारा गया? मैं आप बताइए। समझता हूँ कि गांधी जी मुसलमानों की फेवर में बहुत ही ज्यादा चले गए थे। और वो खास तौर बहुत पे ज्यादा नहीं थे। खास देखे ना, अब एक तरफ इधर पाकिस्तान के कबायली बहुत ज्यादा नहीं थे। जत्थे आप पहले अपने वर्ड कश, को दुरुस्त कीजिए, बहुत ज्यादा कश्मीर नहीं में थे। दाखिल हो गए थे। वो कहते नहीं, बहुत ज्यादा को हटाइए, बहुत ज्यादा नहीं थे। वो इसलिए कहते थे कि हिंदू मुसलमान वगैरह होना अच्छी बात नहीं है। वो ये कहते थे। नहीं, खैर वो मारना नहीं तो थे। किसी इतने बड़े नेता को मारना तो जुल्म है, बहुत बहुत बड़ा जुल्म बिल्कुल हुआ। जुल्म है। और इतने बड़े, और वो वो उसी इतने पार्टी अजीम का आदमी, इंसान थे। सुनिए आपको जवाब मैं दे रहा हूँ, उसी पार्टी से बिलोंग करता था जिसको मोदी सपोर्ट करता है, जिसका मोदी भी हिमायती है। अब फिर आप ही बोलते हैं कि देखें, मुझे मोदी देखें की बातें अच्छी एक्सट्रीमिस्ट लगती, को तो वो मुझे तो उनकी एक आपको एकदम जमाने में क्रेडिट एक जमाने में जिन्ना साहब ने भी कांग्रेस के बिलमुकाबल जो इंतहा पसंद जमातें हैं उनका तामल लेने की कोशिश की थी नहीं और नहीं, उनके बात साथ गांधी गाठजोड़ की हो किया। रही, जिन्ना पर मत जाइए। पहले मैंने आपको कहा, आपने एक सवाल किया मुझे मोदी की बातें बहुत अच्छी लगती है मैंने आपको क्या कहा? मोदी जो है उसी पार्टी के हिमायती है जिस पार्टी का आदमी गांधी को मारा है। तो हमारे एक यहाँ तरफ जितने, मैं आपको अर्ज करूं, जितने एक्सट्रीमिस्ट जत्थे हैं जो जो लड़ाऊ भड़काऊ हैं, हमारी ताकतवर जितने हुकूमतें आती हैं उनकी सपोर्ट लेती हैं। यहाँ भी ये चलता है। अब सपोर्ट तो लेना और चीज है, उसकी पॉलिसी अपनाना और चीज है। खैर वहां तो फिर भी मैं समझता हूँ जो हमारे, अब आपको पाकिस्तान आना चाहिए। यहाँ मैं आपको जरा चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों को मिलवाऊं मैं और जरा पाकिस्तान भड़काऊ एक कैसे लोग बार होते जा हैं। चुका हूँ, और पाकिस्तान भी मेरे लिए हिंदुस्तान जैसा है। मैं इंसान को किसी मजहब सियासत से नहीं परखता हूँ। लेकिन आपके लिए मैं जरूर मशवरा दूंगा कि आप एक खास तबके को फॉलो करना बंद कर नहीं, दें। मैं न्यूट्रल हूँ, मैं सबको आप एक नजर से देखता हूँ। नहीं, न्यूट्रल होते तो आप ये नहीं बोलते कि ये साहब अच्छे हैं, ये साहब बुरे हैं। मैं हमने क्या ये नहीं करूं? अब कहा। मैंने जब तरीकी हकायत पढ़े हैं, हकीकतें पढ़ी हैं, तो मुझे पता नहीं सारा कौन सी खुरा तारीख आप पढ़ रहे हैं कि इतना गुमराह हैं, आप तो टेररिज्म के पूरी सारे गुमराह खुरे हैं। जो है, खुरा समझते हैं ना, खुरे उधर जाते दिखे हैं। मैं क्या करूं? मैं बेबस हो मैंने जाता आपको हूं। बहुत सिंपल जवाब दिया। आप सुन लीजिए। आपने अभी मोदी की हिमायत की, मैं आपको एक बात कह रहा हूँ। गांधी जी को मारने वाला जो शख्स है वो उसी पार्टी से बिलोंग करता है जहां से मोदी का हिमायती है। तो अब आपको जवाब मिल गया, और इस पर नहीं, और ये तो मजीद बात नहीं ना नहीं करें। नहीं, जो जिन्होंने बेहतर जो हो। कातल है, कातल तो कोई भी हो, मुसलमान हो या हिंदू हो, कातल का तो कोई मैं नहीं नहीं नहीं, मानता, आप मेरी उसको तो बात को मजम्मत समझ नहीं करूंगा, रहे। नफरत मैं कह करूंगा। रहा हूँ कि एक आदमी जो गलत किया है उसी पार्टी से अफजल रेहान भी बिलोंग करता है, तो आप भी गलत है। ये बात जवाब दे रहे, सुन वैसे लीजिए आप। वैसे पार्टीशन का असल जिम्मेदार गांधी तो नहीं था, उसको मारा जाता। पार्टीशन का जिम्मेदार जो था उसकी तरफ वो ध्यान थे, किसी ने वो अगर जीता था तो देखिए, उसकी तरफ ध्यान था। पार्टीशन का जिम्मेदार हालात है, और हालात का जिम्मेदार नहीं, आप अंग्रेज इसको था। कहें, क्या ये नहीं कह सकते कि मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म था पार्टीशन का जिम्मेदार? कुछ नहीं,
मैंने आपको जवाब दिया, आपने आप सुने नहीं, आप सुन ये नहीं रहे सुना है, मेरी बात, रिकॉर्ड हो इसलिए गया। मैं बोल रहे अभी, अच्छा मुझे चले ये हैं। पार्टीशन के जिम्मेदार हालात थे और हालात के जिम्मेदार अंग्रेज थे। बस आपको जवाब मिल गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जनाब की क्या राय है? जहाँ तक मेरी मालूमात है, जो मैंने स्टडी किए हैं, इस पर मैंने अभी कुछ लिखा नहीं, चूंकि मेरे स्टडी अभी अपने मजबूत नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि वो खास एक निशाना बना रहे हैं, खास कम्युनिटी वो मुसलमान है, कि उससे भी वही बात माननी पड़ेगी जो तमाम लोगों की। मिसाल के तौर पर कि शादी ब्याह वगैरह जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए होगा। हमारे यहाँ मजहबी जो स्कॉलर हैं वो कहते हैं कि भाई इसमें फिर मुसलमान फंस जाएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड में। क्योंकि मेरा मुताला ज्यादा नहीं है ये तो मैं इस मजहबी पर कोई स्कॉलर जो है ये ज्यादा फंसाते नहीं है असल में, तो ये दंगे के और नहीं, बिल्कुल तशद्दुद, नहीं, एक लोगों मिनट को नहीं, तशद्दुद पे इस पालते तरह हैं। नहीं कहते हैं अफजल साहब। अब आप देखिए, आप अगर मजहब नहीं मानते, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके सामने मजहबी लोग गलत हैं, ये गलत नहीं, होगा। आज मजहब और चीज आज है, मजहबी इंग्लैंड, लोग और चीज है। मजहब पहले को तो मुझे बोल सारे ही लेने एहतराम दीजिए, करते हैं, मुझे कौन? बोल लेने दीजिए। आप अगर मुझे बोलने नहीं देंगे, जवाब पूरी नहीं होगी, जी। तो आधी आधी बात सुन करके लोग भी गुमराह, आप भी गुमराह, इंटरव्यू भी गुमराही में चला नहीं, जाए। अल्लाह सबको हिदायत दे जी, अल्लाह हिदायत दे। मैं ये कह रहा हूँ कि हम्म। इंग्लैंड में मजहब जो है लोग कम मानते हैं, कम मानते हैं, कम मानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हुकूमत थोप देती है। लेकिन हुकूमत ने मजहबी आज़ादी भी दी। मजहबी आज़ादी का मतलब ये नहीं कि मिसाल के तौर पर हम अगर मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, हमारे कुछ अरकान ऐसे हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड में फिट नहीं होते। तरीका ये होना चाहिए, जो मैं समझता हूँ, कि हुकूमत को डेलीगेशन बुला करके बातचीत करनी चाहिए, पूछनी चाहिए कि भाई ये बातें हैं, इसमें क्या गुंजाइश है। इसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन चलाना। एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं है कि तुम अफजल जहान हो, तुम्हारे ऊपर उंगली उठाना है। मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ, ये गलत है। देखें, एक एक देखें, इस्लाम की जो तशरीह है, एक मॉडरेट है, एक कदामत पसंदाना है। नहीं सर, मैं अब उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। ये इस्लामिक बहस नहीं है, इसको मत लाइए इस इंटरव्यू में। आप भी यहाँ पर इंटरव्यू मेरे लिए इस्लामिक बहस पर नहीं गया, मैं स्कॉलर नहीं इस्लामिक, तो मैं नहीं जाना चाहता हूँ। हमारे भी कुछ नहीं, नजरियात हैं। मैं चूंकि तलाकों के मामलात निपटाता रहा हूं ना काफी नहीं, मैं ज्यादा। नहीं जाना चाहता हूँ, इसलिए कि देखिए, हम यहाँ पे इस्लामिक स्कॉलर हो, उनसे सवाल कीजिए। मैं समझता हूँ कि जो मजहबी, किसी भी मजहब में हो, बुद्ध में हो, हिंदू में हो, उनका एहतराम करना चाहिए। उनके जो हकायक हैं, जो हुकूक है, वो देने चाहिए। जिस तरह से उसके लिए गुफ्तगू करनी चाहिए। क्या? हम और आप बैठ करके वो गलत कर रहे, ये गलत कर, ये नहीं, गलत बात। क्या आप ये नहीं समझते हैं कि जो भी मजहबी चीजें हैं वो जातियात का, जाति लोगों की होनी चाहिए? जो ये बहस स्टेट का है, मौजूद आज नहीं है। आप स्टेट है गलत उसको सारों के लिए एक कानून नहीं, बनाना चाहिए, सब आप तमाम बिल्कुल शहरी बराबर नहीं। होने चाहिए। आप अपने नजरियात को थोप रहे हैं। आप देखिए, आप इंटरव्यू लेते हैं लोगों का, अफजल साहब, हमेशा केयरफुल बातें करें कि सवाल का रुख क्या होना चाहिए। मुझसे, मेरा मजहबी अकीदा मेरे लिए बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमको अपना नजरिया नहीं, थोपिएगा, मैं तो आप मजहब स्टेट की नहीं बात मानते। कर रहा हूँ फहीम साहब। स्टेट जो रियासत होती है उसके लिए तो सारे एक जैसे होते हैं, सबके लिए साथ एक जैसा सलूक ये होना नहीं, चाहिए। ये किसने कहा आपको? आपका मुताला ही नहीं है इस मामले में। स्टेट हर सिटीजन के राइट को डिफेंड करता है और प्रोटेक्ट करता है, ये होना चाहिए। आप कौन से कानून माहिर की बात कर रहे हैं? ये तो डिस्क्रिमिनेशन तो आपने नहीं होनी अपने चाहिए। दिमाग से एक बात निकाल दिया, छोड़ दिया लोगों नहीं को। फहीम साहब, डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होनी चाहिए ना किसी के साथ भी। कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन तो आप करवा रहे हैं। अब अच्छा आप अच्छा। बोलिए कैसे हो रहा है? मान लीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड में, एक मिसाल दे रहा हूँ, जी। एक बुद्ध मजहब का आदमी है, उसकी जो राइट है उसको आप बोल रहे हैं हम नहीं मानेंगे, ये हो रहा है ज्यादती। बाल आप सबके लिए बहुत बड़ी नेमत है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन जो सोसाइटी है, और ये वर्ड ब्लेसिंग आपने है। क्यों इस्तेमाल किया, जी। नेमत है? ये तो आपका जजमेंटल स्टेटमेंट है। आप इंटरव्यू ले रहे हैं और आप बोलते हैं नेमत है। आप ये बोलिए कि हमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेहतर लगता है। नेमत कहाँ से आ गई भाई? यहाँ नहीं, से नेमत नेमत कैसे ब्लेसिंग होती है ना, ब्लेसिंग। चूंकि ये भी तो एक बात है कि जो मैं समझता हूँ मैं आपके सामने वो रखता हूँ, भाई? आप ताकि उस पर हर डिपेंड करें। ममालिक का एक कॉन्स्टिट्यूशन है। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये चीज जो है, ये
अपने साथ तकाबल करके देखता हूँ, तो मैं दोनों सोसाइटियों का चूंकि कंपैरेटिव स्टडी करता हूँ, तो आपको इसलिए बेहतर लगता है जी पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन से हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन बेहतर लगता बेहतर लगता है। जी हाँ, तो है? मैं ये चाहता आपका हूँ अपना बल्कि नजरिया। मेरी तो ख्वाहिश है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इंडिया की तरह इस तरह बने जिसमें ये वो डिस्क्रिमिनेशन ख्वाहिश खत्म हो कभी जाए। पूरी नहीं होगी, बिल्कुल कभी नहीं होगी पूरी। चलें, ये तो आपको पता नहीं, अब दुआ दे रहे हैं कि बददुआ दे रहे हैं। अच्छा चलें, इजी मैं बात आपसे करूं, आप रविंद्रनाथ टैगोर जी का इकबाल से तकाबल कैसे करते हैं? देखिए, दो अल्लामा इकबाल और रविंद्रनाथ टैगोर दो ऐसी अजीम शख्सियत और अदीब और दानिश्वर गुजरे हैं बर सगीर में, जो हमको दोनों पर नाज है। दोनों के जो जो उनका जो लिखाई है, उन्होंने जिस तरह से अपने ख्यालात को लोगों तक पहुंचाया, वो काबिल सताइश है। रविंद्रनाथ टैगोर का जब आप मुताला करेंगे तो लेकिन उन्होंने क्या बहुत सारे। क्या आप एक, चूंकि आपका तल्लक भी उन्हीं उसी खिते हिंद से है जिससे टैगोर थे, तो इसलिए मुझे तो एक ऐसे देखता हूँ आइडियल के तौर पे कि उसकी आवाज ह्यूमैनिटी की आवाज दिखती है, टैगोर की। फरमाएं। मैं ये कह रहा था कि दोनों ही अपने अपने जगह पर एक नामवर अदीब और दानिश्वर गुजरे हैं। मैं मुकाबला इससे नहीं करूंगा कि ये बहुत गलत तरीका है कि एक अदीब का दूसरे अदीब से मुकाबला है। हम टैगोर को टैगोर की तरह देखते हैं, हम इकबाल को इकबाल की तरह देखते हैं। इकबाल ने भी जो पैगाम दिए हैं वो काबिल सताइश है अपनी जगह। अब जाहिर सी बात है, एक बंगला जुबान का आदमी अगर इकबाल को नहीं पढ़ेगा तो उसके लिए सिर्फ टैगोर ही अहम है। उसी तरह इकबाल को जानने वाला अगर टैगोर को नहीं पढ़ेगा तो उसके लिए सिर्फ इकबाल अहम है। मैं किसी खास फिरके और नजरियात से नहीं देखता हूँ। मुझे दोनों ही राइटर मेरे लिए पसंदीदा हैं, और मैं समझता हूँ कि एक अपनी जगह, एक अपनी जुबान में माहिर था, दूसरा अपनी जुबान में माहिर था। तो एक जुमला नॉवेल कह लेने दें कि उनके जो बेटे थे डॉक्टर जावेद इकबाल, उनसे मेरी बड़ी कुर्बत थी। उनके नजदीक तो उनका अब्बा अपनी शायरी में जुनूनियत फैलाता फैलाता रहा, इसलिए वो कहा करते थे कि यार उसकी शायरी को जरा साइड पे करो, आप उसके फलां चीजें पढ़ लो क्योंकि उसने बहुत जुनूनियत फैलाई है। ये बिल्कुल बकवास बात है। जिन लोगों का इतना मुताला शदीद कम लफ्ज ना होता बोला है। करें, थोड़ा अरे, नरमी करें। मैं क्यों करूंगा? आप इतनी अपनी सख्त बात करके चले गए। एक आदमी, वो आदमी, उसका क्या क्या मुताला है उर्दू अदब के बारे में? वो उसका उसका क्या बेटा तो मुताला है? बहुत समझता था नहीं उसको। नहीं, सुनिए ना। कितने बेटे अपने बाप को गाली देते हैं, इसका मतलब उसका बाप क्या बुरा हो जाता है? अजीब बात कर रहे हैं आप। बुरा तो नहीं है, लेकिन बताइए, आप जावेद को जो जुनून तो बात कर फैलाया रहे ना जी। हैं, नहीं नहीं, एक मिनट रुकिए। जावेद कितना बड़ा दानिश्वर है, मुझे बताइए आप। बहुत बड़ा आप- दानश्वर। या आपके लिए होगा? बिल्कुल नहीं नहीं आपका मुताला नहीं है। नहीं आप नहीं। डेस्क पर वापस जाएं और जावेद को फिर, आप इकबाल के बारे में जावेद जैसा आदमी बोले, अगर आप बोलते हैं कि वो बहुत अच्छी बात बोला, मुझे हैरानी है यार। आपने जावेद इकबाल को पढ़ा नहीं, जाना नहीं। जावेद इकबाल जो है नहीं उसने तो पढ़ूंगा। इकबाल की बहुत सारी मुझे चीजों को मुझे ठीक अपना किया, गलत मताला चीजों को भी खराब नहीं ठीक किया करना उसने। है। मुझे अपनी सोच को ऐसे बकवास चीजों से नहीं खराब करना है। मैंने इकबाल की बहुत सारे लोगों के से पढ़ी है। देखिए, उनकी अपनी बात जो है वो अपनी जगह है। आपने उसका कोटेशन इंटरव्यू में देकर मुझे बड़ा मायूस किया। इकबाल के बारे नहीं, में और भी कितने यहाँ बहुत लोग। से ऐसे, मैं आपको मिसालें दे देता हूँ कि जिनमें वो साबित किया गया। अब बाकी मिसालों क्या, उसकी शायरी पढ़े ना, उसके अंदर वो जितना वो कहता है, मोहम्मद है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, और वो तालिबान ने कहा कि हम बगैर असले के क्या भी हुआ? लड़ेंगे। कौमी जज्बा तो उसने लिखा है, मेरे अंदर भी और कौमी जज्बा मैं लिखता हूँ, बेकदर इसका कूद मतलब पड़ा मैं बुरा आतिश हो गया? नमरूद में इश्क, जब वो इश्क को इस तरह आतिश नमरूद नमरूद में गिराता है, तो ये चीजें लोगों को इसीलिए सुनिए, प्रैक्टिकली नुकसान यही देती वजह हैं। के इकबाल को ज्यादा लोग पढ़ते हैं, और जावेद उसका जो बेटा है, दामाद है, जो भी है, बेटा है, पोता है। दामाद नहीं है। हाँ, पोता है, जो भी है, उसको कोई बेटा नहीं है। पूछता है। उसको कोई नहीं पूछता है, ना कोई पढ़ता है। मैं चाहता था हमारा इंटरव्यू जो है ना, एंड उसका खुशगवार हो। तो आप अदीब हैं, अदीब का काम मोहब्बतें बांटना है, मोहब्बतें फैलाना है, तो हम आपसे इसी की तवक्को रखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको, अब तमाम लोगों को पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आज़ादी की जो है मुबारकबाद पेश करते हैं। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज की इंटरव्यू से ज़्यादा हम बहस और मुबासा कहेंगे इसे, जो कि जी बहुत ही फ्रूटफुल रहा और अच्छा रहा। हमने अपनी बात रखी, हमने बहुत सारी इस्लाही बात की, एक दूसरे की बातों को रखा। मैं समझता हूँ कि हालिया दौर में
अभी जो हालात हैं, और मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि इंसानियत की बात होनी चाहिए, क्योंकि हमारे इंसानियत की बात कम हो रही है। जी। मजहब जो है पैरामाउंट बन गया है। जी हाँ। और उन लोगों को हमें नहीं समझना चाहिए जिन्होंने गुमराह कन बातें लिख करके आपको और हमको जो है गुमराह किया हुआ है। हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। देखिए, हिंदू मुसलमान बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन हर बात में हिंदू मुसलमान अच्छी बात नहीं। हाँ, ठीक बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इंसानियत पहले आनी चाहिए, हाँ, वाह जी वाह। उसके बाद फिर मजहब। देखिए, मैंने हमेशा कहा है अफजल भाई जी जी। कि दुनिया में सियासत से मजहब को अलग कर देना चाहिए। सही बात है, जबरदस्त ये मेरा भाई जबरदस्त। एक कॉल है। मुश्किल काम है, कोई करेगा नहीं, क्योंकि जब इंसानियत की बात आएगी तो हुकूमत चलाना भी सख्त होगा, इंसाफ करना भी सख्त होगा। इसीलिए लोग मजहब की आड़ में हमको आपको लड़वा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, अभी भी अमन पसंद लोग भरे पड़े हैं ज्यादातर, और वो इस बात को बिलीव करते हैं कि अगर इंसानियत है तो अमन है, और अमन है तो इंसानियत है। क्या बात है, हमारे ईदी साहब कहा करते थे, इंसानियत से ऊपर कोई मजहब नहीं है, कोई धर्म नहीं है। तो आई एम थैंकफुल टू यू फहीम भाई, आपके हम पहले ही मोतरफ हैं। तो अब उम्मीद है कोई सख्त बात हो गई हो तो आप माफ फरमा देंगे। थैंक यू, नहीं, नहीं, हाफिज। खुदा हाफिज।